इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते समय क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, क्या ऐसे नैतिक मुद्दे आते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी हम किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाने में एथिकल इश्यूज की बात करते हैं, तो एथिकल इश्यूज हैं क्या, वो नैतिक मुद्दे क्या है जिन पर ध्यान देना जरूरी है एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाते वक्त। उससे ज्यादा जरूरी है पहले ये समझ लेना कि ये नैतिक मूल्य या नैतिक मुद्दे जो आते हैं ये आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है। तो सबसे पहला और मेजर सोर्स तो होता है एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है साइकोलॉजिस्ट के लिए, या जो नैतिक मूल्यों की लिस्ट एक उन्होंने दी है, बताया है कि क्या चीजें आपको पालन करनी है जो नैतिकता के अंतर्गत आती हैं जब आप लोगों से डील कर रहे हैं। वो सारे प्रिंसिपल्स हमारे एथिकल डिसीजंस के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरी चीज आती है लोकल कोड। ये हर जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ शहरों में, कुछ सिटीज में ऐसा होता है कि वहां के अपने कुछ रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाना चाहिए अगर आप उस क्षेत्र में, उस देश में अपने सर्विसेज दे रहे हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। उदाहरण के लिए एक पॉलिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है जिसका अपना एथिकल कोड है। तो अगर आप वैसे किसी कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको न सिर्फ एपीए के रूल्स फॉलो करने होंगे, बल्कि वहां के उस लोकल एरिया के जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वहां के अपने एथिकल कोड्स जो हैं वो भी फॉलो करने होंगे। और तीसरी चीज आती है राइट्स ऑफ टेस्ट टेकर्स। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, जिनके ऊपर किया जा रहा है, जो प्रयोज्य है हमारे, या जो हमारा कोई पेशेंट अगर है, तो उनके क्या हक और अधिकार हैं वो ध्यान में रखते हुए फिर हमें तय करना होता है कि किन नैतिक मूल्यों का पालन करना है। एपीए ने भी कुछ राइट्स बताए हैं टेस्ट टेकर्स के, यानी जिन पर हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं उनके अपने हक और अधिकारों के बारे में बताया है। जिसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हमें, जिस पर हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आदर और सम्मान देना चाहिए, बजाय उसकी उम्र जो भी हो, उसका जेंडर जो भी हो, नेशनैलिटी जो भी हो, जो भी धर्म का वो पालन करता हो, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हमें उसे पूरा रिस्पेक्ट, पूरी सम्मान देना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि हम जब कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवा रहे हैं तो जो भी परीक्षण हम इस्तेमाल कर रहे हैं या परीक्षण संबंधी कुछ सामग्रियां इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज एक निश्चित प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, जो मानकीकृत नहीं है, जिसका कोई एक सेट स्टैंडर्ड नहीं है। सब स्टैंडर्ड वस्तुएं हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है कि जब भी हम कोई परीक्षण करवाने जा रहे हैं तो हमें व्यक्ति को एक संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन देना होगा, समझाना होगा, व्याख्या करनी होगी कि जो टेस्ट हम करने जा रहे हैं वो किस बारे में है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों करवा रहे हैं ये टेस्ट व्यक्ति पर, और किस तरह के परीक्षण हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके ऊपर, क्या चीजें हम उनसे करवाएंगे, ये बताया जाना जरूरी है। ये अधिकार है व्यक्ति का कि उसे ये चीजें बताई जाएं टेस्ट करवाने के पहले। इसके बावजूद, हर चीज बता देने, समझा देने के बावजूद, व्यक्ति का ये पूरा अधिकार बनता है कि अगर वो चाहे तो वो टेस्ट अपने ऊपर करवाने से मना कर सकता है। अगर उसने एग्री कर लिया है, उसने मंजूरी दे दी है टेस्ट कराने की, पर टेस्ट के दौरान भी अगर उसकी इच्छा हो कि नहीं, मुझे अब ये टेस्ट छोड़ना है, नहीं कराना है, तो भी उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो मना कर सकता है, टेस्टिंग से विड्रॉ कर सकता है, और इसके लिए उसे कोई कारण देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा करने से, टेस्ट करवाने से मना कर देने से, हम उस व्यक्ति का कोई अहित नहीं कर सकते या कुछ इसका बदला लें या उसको गलत तरीके से ट्रीट करें सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मना कर दिया परीक्षण करवाने से। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं और हमें उसके इस हक की, इस अधिकार की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगली चीज आती है कि हम जब टेस्ट करवा रहे हो, कोई परीक्षण करवा रहे हैं किसी व्यक्ति पर, तो टेस्ट करवाने की प्रक्रिया और जो रिजल्ट आएंगे उसका आकलन करके उसका निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया प्रोफेशनल्स से करवानी चाहिए, ट्रेन्ड लोगों से करवानी चाहिए, जो प्रशिक्षित हैं उस चीज के लिए। वही ये काम कर सकते हैं, न कि कोई भी व्यक्ति टेस्ट करवा सकता है और उसके नतीजे का आकलन कर सकता है। ये भी कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत आता है और ये पालन किया जाना चाहिए।
आइए अब समझते हैं कि वो क्या मुख्य नैतिक मुद्दे हैं जो सामने आते हैं जब भी हम कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवा रहे हों। इसमें ये 9 मुद्दे हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिसको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। पहली बात है कंपीटेंस ऑफ साइकोलॉजिस्ट। जो भी साइकोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक परीक्षक है जो परीक्षण करवा रहे हैं, उनकी कंपीटेंस क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, क्या वो प्रशिक्षित हैं, क्या वो ट्रेंड हैं, क्या उन्हें उतनी जानकारी है या नहीं। दूसरी चीज आती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हम व्यक्ति को जिस पर परीक्षण कराना है, ऐसे व्यक्ति को सूचित करते हैं, उसे बताते हैं कि क्या उद्देश्य है टेस्टिंग का, क्यों हम कर रहे हैं, इसके नतीजों का क्या उपयोग होने वाला है, और फिर उनसे हम सहमति लेते हैं भाग लेने के लिए। इसी तरह राइट्स टू रिजल्ट्स। जो हमारा व्यक्ति है जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं, उसे हक है कि वो अपने परिणाम जान सके, उस परीक्षण का क्या नतीजा आया ये जान सके। एक और इशू आता है कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर। गोपनीयता का अधिकार होता है सभी टेस्ट टेकर्स को कि उनकी जो जानकारी हमने ली टेस्टिंग के दौरान, जो टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो गोपनीय रखे जाएं। टेस्ट सिक्योरिटी। जो टेस्ट का मटेरियल है, जो हमने डाटा एकत्र किया, जानकारी ली किसी व्यक्ति से, उसको कैसे सुरक्षित रखना है ताकि वो किसी के भी हाथ न लग जाए और गोपनीयता का हनन न हो कि व्यक्ति की जानकारी कई लोगों में बंट जाए। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी होती हैं। अगली बात आती है डिवाइडेड लॉयल्टीज। जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कोई डिमांड आती है कि आप किसी फला व्यक्ति पर एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके उसका रिपोर्ट हमें दें या बताएं, तो वहां पर मनोवैज्ञानिक को समझने की जरूरत है कि कौन डिमांड कर रहा है, हमारा क्लाइंट कौन है। क्या वो व्यक्ति जिस पर हमें परीक्षण करना है या कोई और। अगला इशू आता है एक इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, आपकी निजता का हनन। तो जब भी आप कोई टेस्ट करवाते हैं किसी व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति की निजता का हनन हो सकता है क्योंकि वो अपनी डिटेल्स, अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है। इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसका कैसे यूज करना है, क्या चीजें करनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली बात आती है लेबलिंग। मनोवैज्ञानिक परीक्षण आप जानते भी हैं, ऐसे आम लोगों के बीच में भी ऐसी एक भ्रांति रहती है या दिमाग में रहता है कि अगर किसी को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो पागल हो गया है। तो इस तरह का लेबल या टैग लग जाता है, जिससे लोग मानसिक बीमारियों का इलाज कराने में कतराते भी हैं कि एक टैग लग जाएगा, जो हम ठीक भी हो जाए तो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा कि ये तो पागल हो गया था या मानसिक रूप से इसे समस्या है। तो इस तरह की लेबलिंग को कैसे हैंडल करना है, कैसे इससे बचना चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और आखिरी जो हम पॉइंट देखेंगे वो है डीह्यूमनाइजेशन। तो जब भी हम टेस्टिंग करवाते हैं किसी व्यक्ति पर, और आजकल इस प्रकार की टेस्टिंग कंप्यूटर की मदद से भी होती है, तो कंप्यूटर से चीजें कराने की वजह से एक तरह का अमानवीयकरण हो सकता है, जहां पर हम सिर्फ स्कोर्स देखते हैं और स्कोर्स के आधार पर एक निश्चित डायग्नोसिस कर देते हैं कि ये समस्या है या ये प्रॉब्लम है या इतना इतना ये चीजें आ रही हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि क्या ऐसा काफी है। हम कंप्यूटर्स की मदद तो ले रहे हैं काम को आसान बनाने के लिए, पर क्या ये संभव है कि एक निश्चित स्कोर का एक निश्चित अर्थ ही होता हो, या हमें एक व्यक्ति जिस पर हमने अध्ययन किया है, उसकी पारिवारिक परिस्थितियां, उसका खुद का इतिहास, उसकी वर्तमान की स्थितियां, उसकी उम्र, उसका जेंडर, उसके रहन सहन का तरीका और तमाम और चीजों को ध्यान में रखते हुए उस स्कोर का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। ये सारी चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग के एथिकल इश्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कंपीटेंस की। कंपीटेंस यानी सामर्थ्य। तो जो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या कोई भी और ट्रेन्ड पर्सन जब कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी पर करता है, तो उसमें कंपीटेंस है कि नहीं, उसके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं, क्या वो प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं एक पर्टिकुलर टेस्ट कराने के लिए, ये चीज देखना जरूरी होता है। ये एक नैतिक मुद्दे के अंतर्गत आता है। तो कंपीटेंस में हम देखेंगे कि पहले इसमें क्या थ्योरेटिकल इश्यूज है, यानी सैद्धांतिक मुद्दे क्या आते हैं, और एक्चुरियल वर्सेस क्लिनिकल प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे। पर उससे पहले ये देख लेना जरूरी होगा कि जो भी लोग टेस्ट करवा रहे हैं उन्हें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, जो कि नैतिकता के अंतर्गत आता है। पहली बात कि जो भी परीक्षण करवाएं किसी दूसरे व्यक्ति पर, उन लोगों को चाहिए कि जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं किसी भी चीज का मापन करने के लिए, वो सारे टेस्ट को वो रिव्यू करें,
सबकी समीक्षा कर ले अच्छी तरह से, और फिर उन्हें जो लगता है कि इन सभी टेस्ट्स में ये वाला परीक्षण, ये वाला टेस्ट अप्रोप्रिएट है इस व्यक्ति के लिए, वही करवाएं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करना है किसी का, तो इंटेलिजेंस के लिए तमाम तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं, उन सबका रिव्यू होना चाहिए, सबकी समीक्षा होनी चाहिए, फिर तय करना होगा कि इसमें से कौन सा टेस्ट सबसे सही रहेगा हमारा जो प्रयोज्य है या जो पेशेंट है उस पर कराने के लिए। दूसरी बात यहां पर आती है कि जब आपने एक टेस्ट फाइनल कर लिया, जो भी टेस्ट आपको अब कराना है किसी व्यक्ति पर, तो उस टेस्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टेस्ट में जो सामग्रियां लगती हैं, जो चीजें लगती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या क्वेश्चनर है या कुछ भी और चीजें हैं, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही हर टेस्ट के साथ जो मैनुअल आता है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। मैनुअल में कई सारी चीजें रहती हैं, टेस्ट के बारे में एक परिचय दिया रहता है, इसके अलावा टेस्ट में क्या मटेरियल्स लगते हैं, टेस्ट किस प्रकार से कराना है, किन लोगों को कराना है, कितना समय देना है, जो स्कोर्स हमें कैलकुलेट करने होंगे वो कैसे करने हैं, ये सारी तरह की इंफॉर्मेशन एक मैनुअल में दी रहती है। इस मैनुअल में दी हुई हर चीज की सही जानकारी बिल्कुल पता होनी चाहिए जो भी टेस्ट गिवर्स हैं। इसके अलावा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की कि जब भी आप कोई टेस्ट यूज करें, जब भी कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस्तेमाल करें, तो ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जिस काम के लिए वो बना है। सिर्फ खेल के लिए या बस कौतूहल के लिए कोई टेस्ट इस्तेमाल करना गलत होगा। जैसे अक्सर क्या होता है, अगर आपको इंटेलिजेंस टेस्ट उपलब्ध है मान लीजिए किसी लैब में, साइकोलॉजी लैब में या कहीं, तो लोग बस इस वजह से भी यूज कर लेते हैं कि चलो देखते हैं कि मेरा इंटेलिजेंस कितना है या किसी फला व्यक्ति का कितना है। ये इस पर्पस के लिए नहीं है, आपका कौतूहल शांत करने के लिए टेस्ट नहीं होते हैं, ये खास पर्पस के लिए बने हुए हैं, जो कि टेस्ट का निर्माण जिन्होंने किया है वो उन्होंने बताया होता है खासकर मैनुअल में कि ये इस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, और सिर्फ उसी उद्देश्य या उसी पर्पस के लिए ही टेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा जो टेस्ट गिवर्स हैं उन्हें एथिकल कोड्स का ज्ञान होना चाहिए, जो भी नैतिक मूल्य हैं जिन्हें पालन करना होगा टेस्ट देने के समय, ये उन्हें पता होने चाहिए। और न सिर्फ खुद को पता होना चाहिए, बल्कि जो भी पेशेंट है या क्लाइंट है या जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसको भी हमें अवेयर कराना होता है, उसे भी बताना होता है कि उनके क्या अधिकार हैं, एक टेस्ट टेकर के तौर पे उन्हें क्या अधिकार है और उन्हें क्या नैतिक मूल्य पता होने चाहिए। न सिर्फ उस पार्टिसिपेंट या क्लाइंट को, बल्कि उनके साथ अगर कोई व्यक्ति आए हैं, उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, कोई है, गार्जियन है, तो उन्हें भी हमें इन्फॉर्म करना होता है कि उनके अधिकार क्या है या क्या नहीं है। इसके साथ साथ जो भी रिजल्ट्स आप प्राप्त करें टेस्ट करवाने के बाद, किसी व्यक्ति पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन पाई, जो भी रिजल्ट पाया, जो निष्कर्ष निकालेंगे आप, उसे आपको ऐसी भाषा में समझाना होता है टेस्ट टेकर को ताकि उसे आसानी से समझ में आ सके। यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड भाषा यूज करना, कुछ वैसे कठिन टर्म्स यूज करना जो सिर्फ साइकोलॉजी के फील्ड के लोग जानते हैं या समझ सकते हैं, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो टेस्ट टेकर है हो सकता है उसका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं हो, उसको कुछ पता नहीं हो इस फील्ड के बारे में, तो उनके लिए कोई टफ लैंग्वेज या कोई ऐसे टर्म्स यूज करना जो साइकोलॉजी के फील्ड में ही इस्तेमाल होते हैं, ये उन्हें प्रॉब्लम करेगा, वो नहीं समझ पाएंगे कि उनका रिजल्ट एक्चुअली क्या आया। या बहुत ज्यादा सांख्यिकी के शब्द, स्टैटिस्टिकल टर्म्स आप यूज करने लगे कि आपका मीन इतना है, मीडियन इतना आ रहा है, मोड इतना है, तो इससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये भी एक नैतिक मूल्य है कि आप जिसका भी परीक्षण कर रहे हैं उसका रिजल्ट उस व्यक्ति को ऐसे शब्दों में, ऐसी सरल भाषा में बताएं ताकि उन्हें बिल्कुल अपना रिजल्ट क्लियर हो जाए। अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग के दौरान कुछ सैद्धांतिक मुद्दे जोड़ते हैं। पहली बात आती है कि जब आप टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो टेस्ट रिलायबल है, विश्वसनीय है या नहीं। इसी तरह से आप जो टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, वैध है कि नहीं उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए आप वो टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने पहले की वीडियोस में देखा हुआ है कि हम बात करते हैं, जब भी किसी टेस्ट की बात करते हैं, उसके मानकीकरण की बात करते हैं, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि एक टेस्ट को रिलायबल और वैलिड दोनों होना चाहिए, विश्वसनीय और वैध
दोनों होना चाहिए, तभी उसके रिजल्ट्स पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो ये दोनों मुद्दे आते हैं कभी भी आप कोई टेस्ट यूज करें तो, कि आपका टेस्ट विश्वसनीय है या नहीं, और जिस उद्देश्य के लिए आप यूज कर रहे हैं उसके लिए वो वैध है या नहीं। फिर एक मुद्दा आता है कि आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक किसी व्यक्ति का माप रहे हैं, क्या वो स्थिर कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उस कैरेक्टरिस्टिक में स्थिरता होती है या नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी की इंटेलिजेंस का मापन कर रहे हैं, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी का मापन कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि स्टेबल रहती हैं, स्थिर रहती हैं, समय के साथ इसमें बहुत परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कुछ चीजें हो सकती हैं जिसका आप मापन कर रहे हैं जो समय के साथ बदलती हैं। सुबह कुछ और रिजल्ट आएगा, शाम तक या एक दो दिन बाद कुछ और रिजल्ट आ सकता है। जैसे आप किसी व्यक्ति की भावनाओं का कुछ मापन कर रहे हो तो उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। तो आप जो टेस्ट लगा रहे हैं, जो टेस्ट करवा रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो क्या एक स्थिर कैरेक्टरिस्टिक का मापन कर रहा है या नहीं, ये पता होना चाहिए। और अगर नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है स्कोर्स में परिवर्तन आएंगे। अभी आप कराएंगे कुछ और स्कोर आएगा, शाम तक कराएंगे या 2 दिन 3 दिन बाद कराएंगे कुछ और स्कोर आएगा। तो वो समझ में आता है क्योंकि आपने जो चीज का मापन किया वो स्थिर थी ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक का मापन कर रहे हैं जो स्थिर रहती है, आमतौर पर इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, ये चीजें लगभग स्थिर रहती हैं, अगर इसमें स्कोर्स में काफी अंतर आ रहा है तो इसे क्या समझना चाहिए। क्या जो आप टेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है, मेजरमेंट की एरर हो रही है, या जिस व्यक्ति पर आप करा रहे हैं उस व्यक्ति संबंधित कोई कारक है जिसकी वजह से अंतर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फटीग का इफेक्ट हो सकता है, इंसान थक रहा है उसका इफेक्ट हो सकता है। पता चला एक टेस्ट आपने सुबह में कराया जब वो बिल्कुल फ्रेश मूड से उठा था, और दूसरा टेस्ट आप तब करा रहे हैं शाम में या 10 दिन बाद जब वो ऑफिस से लौट कर आ रहा है बिल्कुल थका हारा, परेशान, चिड़चिड़ाया हुआ, और तब आपने टेस्ट कराया। और टेस्ट के स्कोर्स में अंतर आएगा, जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस का टेस्ट हो, किसी भी चीज का टेस्ट हो, तो आपको लगेगा कि ये तो स्थिर कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैसे इतनी बदल गई, इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है स्कोर में। तो आपको देखना पड़ेगा कि कारण क्या हो सकता है। अगर आप किसी स्थिर चीज का मापन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस स्कोर्स में आए तो क्या कारण हो सकता है। क्या हम जो टेस्ट यूज कर रहे हैं वही सही नहीं है, क्या वो विश्वसनीय नहीं है, सही रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, या क्या व्यक्ति से संबंधित कोई कारक है कि उसे थकान हो, उसकी नींद न पूरी हुई हो, चिड़चिड़ापन हो, किसी और तरह की फ्रस्ट्रेशन हो, कोई स्ट्रेस हो दिमाग में, क्या हो सकता है। ये एक मुद्दा होता है जिसे समझना जरूरी है। एक और इशू जो आता है कि आप जो टेस्ट करवा रहे हैं उसका जो रिजल्ट आया, क्या वो आगे भी वैध रहेगा एक निश्चित समय के बाद, जैसे 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्या तब भी वो वैलिड रहेगा या नहीं, उसकी कीमत रहेगी, या वो फिर से आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी वैल्यू उतने समय तक नहीं रहेगी, ये समझना भी जरूरी है। एक और इशू, मान लीजिए कि आप कोई टेस्ट करा रहे हैं किसी व्यक्ति को जिसके आधार पे आपको उस व्यक्ति को किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए चुनना है, हायरिंग के लिए आप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टेस्ट का रिजल्ट ये बताता है कि ये व्यक्ति इस जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे नहीं चुना जाना चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो आगे डेवलप नहीं हो सकती। तो ये सारे कुछ सैद्धांतिक मुद्दे आते हैं, कुछ एथिक्स से जुड़े मुद्दे आते हैं जो कि टेस्ट के टाइम हमें समझने पड़ते हैं या इनको संज्ञान में लेना पड़ता है। अब बात करते हैं एक्चुरियल वर्सेस क्लिनिकल जजमेंट की। किस हद तक जब हम परीक्षण करवाते हैं तो एक्चुरियल जजमेंट सही है और किस हद तक क्लिनिकल जजमेंट होना चाहिए। एक्चुरियल जजमेंट का मतलब है कि आपका जो भी रिजल्ट आया, आपने कोई परीक्षण कराया किसी व्यक्ति पर, उसका कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ स्कोर्स दिया, एक निश्चित कुछ स्कोर आ गया टोटल आपके टेस्ट का जो आपने कराया। अब आप उसको किसी स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला में फिट करके कुछ एक नई वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, और वो जो स्कोर आया उसका कुछ अर्थ अपना होता है जो पहले से बताया गया होता है मैनुअल में या कहीं, कि अगर इतना स्कोर आ रहा है तो इस व्यक्ति का इंटेलिजेंस मान लीजिए बहुत हाई है, इतना आ रहा है तो औसत है, इतना आ रहा है तो कम है।
तो इस तरह जब आप करते हैं कि आपने टेस्ट के स्कोर्स को किसी फॉर्मूला में फिट करके, सांख्यिकी की मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से कैलकुलेशंस करके फिर कुछ डायग्नोज किया कि भाई इसका तो इतना स्टेटस है, या इसको ये डिसऑर्डर है, नहीं है, इसकी इंटेलिजेंस इतनी है, इसका कम है, इसका ज्यादा है कोई कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह का आप जब कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, कोई रिजल्ट देते हैं, वो होता है एक्चुरियल जजमेंट। यहाँ किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर बस फॉर्मूला फीड कर दिया स्टैटिस्टिक्स में, उसने कैलकुलेशन किया, कुछ भी कैलकुलेशन आपने किया फॉर्मूले लगा के, स्कोर जो आया उसके आधार पर आप बताते हैं कि हाँ इस व्यक्ति में ये चीज कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है। उसके विपरीत क्लिनिकल जजमेंट जो होता है, यहाँ पर एक ट्रेंड, एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या कोई और प्रोफेशनल टेस्ट के स्कोर का इंटरप्रिटेशन करता है और तब किसी की मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन किया जाता है। यानी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का, इंसान का इन्वॉल्वमेंट है और एक ट्रेंड व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपके स्कोर के आधार पे बताएगा कि इसका क्या अर्थ है। एक्चुरियल जजमेंट में एक स्कोर का एक ही अर्थ हो सकता है, व्यक्ति चाहे जो भी हो। अगर 10 तरह के व्यक्ति हैं, सबका एक ही स्कोर आ रहा है, तो वो एक ही जवाब देगा कि इन सबका ये चीज औसत है, या ज्यादा है, कम है, कुछ भी है। क्लिनिकल जजमेंट में ये चीज नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक प्रशिक्षित व्यक्ति काम कर रहा है, वो स्कोर्स को इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो सिर्फ स्कोर्स पर नहीं जाता, बल्कि जिस व्यक्ति के बारे में हमें प्रेडिक्शन करना है, जिस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ बताना है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखता है, उसकी परिस्थिति, उसका इतिहास, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, हर चीज को ध्यान में रखते हुए फिर उस स्कोर का एक इंटरप्रिटेशन देता है कि इस खास व्यक्ति की लाइफ में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। एक्चुरियल जजमेंट में कंक्लूजन इसीलिए हमेशा सेम होता है, एक पर्टिकुलर स्कोर का एक ही अर्थ होगा, लेकिन क्लिनिकल जजमेंट में ऐसा नहीं है। क्लिनिकल जजमेंट एक्सपीरियंस के साथ और बेहतर होता जाता है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति अगर आज नया नया प्रशिक्षित हुआ है और शुरुआती काम अभी कर रहा है कि वो स्कोर्स का इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो शायद उतना बेहतर ढंग से वो ना कर पाए, लेकिन 40-50 पेशेंट्स देख लेने के बाद, 2-3 साल प्रैक्टिस कर लेने के बाद, एक्सपीरियंस के आधार पे वो और बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचने लग जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक नया डॉक्टर जब पेशेंट्स को देखता है तो उतना ट्रेंड नहीं होता है, लेकिन जो पुराने डॉक्टर्स होते हैं, जब हम कहते हैं कि हाँ वो डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, आप उनके पास चले जाइए, तो हमें पता होता है कि उन्होंने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनको इतने सालों का, कि वो जरूर बेहतर निष्कर्ष बताएंगे, बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे। तो क्लिनिकल जजमेंट समय के साथ इंप्रूव होता है, जबकि एक्चुरियल जजमेंट में इंप्रूवमेंट की कोई संभावना नहीं होती। तो जब भी हम कंपीटेंस की बात करते हैं, आप कंपीटेंट है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं कोई टेस्ट कराने के लिए, इसकी बात करते हैं, तो क्लिनिकल जजमेंट पे भी फोकस होना चाहिए कि एक ट्रेन्ड पर्सन रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन करे, और ये एक्सपीरियंस के आधार पर और बेहतर होता जाता है समय के साथ। तो एक्चुरियल जजमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर फॉर्मूले वगैरह की मदद से बस एक स्कोर निकालकर उसके आधार पर आकलन कर रहे हैं, तो वो किस हद तक नैतिक होगा, किस हद तक सही होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगला नैतिक मुद्दा जो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के समय में सामने आता है, वो होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। और ये मुद्दा न सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के दौरान, बल्कि कोई भी शोध कार्य आप कर रहे हो, कुछ भी और क्रिया कर रहे हो जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति से आपको कोई हेल्प लेनी है या उनसे कुछ करवाना है अपने शोध के लिए या किसी अध्ययन के लिए, तो उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात आती है। क्योंकि आप एक व्यक्ति पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसके हक और अधिकार उन्हें पता होने चाहिए। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं अपने अध्ययन में भाग लेने के लिए या उनके ऊपर कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाने के लिए। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है, कंसेंट का अर्थ होता है सहमति। आप व्यक्ति से सहमति लेते हैं कि मुझे आप पर ये चीज करवानी है, ये प्रक्रिया करवानी है, अगर आप अपनी सहमति देते हैं तो हम करवाएंगे। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि हम पहले उन्हें इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्या किया जाना है उनके साथ, क्यों किया जाना है, क्या हम कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें उन्हें बता देते हैं हम,
उसके बाद ही वो अपनी सहमति देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ बताए, कुछ भी डिटेल्स दिए हम बस कहें कि हमें एक अध्ययन करना है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, और वो हाँ कह दें। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब सूचित या संसूचित सहमति जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपने सूचना पहले व्यक्ति को दे दी है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, जिसको सोच समझकर उन्होंने निर्णय लिया है और सहमति दी है कि उन्हें भाग लेना है आपके अध्ययन में, आपके शोध में, या अपने ऊपर कोई निश्चित परीक्षण करवाना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए एग्रीमेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ कागजात होते हैं, कुछ कागज होते हैं 1 या 2 पेज के, जिसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, जिसको कि पढ़कर समझकर फिर व्यक्ति अपनी सहमति देता है, और सहमति के तौर पर वो नीचे हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है कि मैंने ये बातें पढ़ ली हैं और मैं इससे सहमत हूं, और मैं बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से अपनी सहमति दे रहा हूं इस अध्ययन में भाग लेने के लिए या मुझ पर ये परीक्षण करवाने के लिए। अब इस तरह के एग्रीमेंट फॉर्म में क्या बातें मेंशन होती हैं? तो सबसे पहली चीज है कि आपको फॉर्म में जो भी चीज आपने लिखी है वो बहुत ही सरल भाषा में होनी चाहिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो व्यक्ति को, क्योंकि ये जानकारी पढ़कर इसके आधार पे ही उसे निर्णय लेना है कि उसे पार्टिसिपेट करना है आपके स्टडी में या नहीं, या अपने ऊपर कोई टेस्ट करवाना है या नहीं। इसलिए बहुत ही सरल और साफ भाषा में होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। इसमें क्या बातें मेंशन होती हैं? तो पहली बात कि उद्देश्य मेंशन होता है, कारण मेंशन होता है कि क्यों आप कोई टेस्ट करवा रहे हैं व्यक्ति पर, किस वजह से करवाया जा रहा है, ये कारण दिया होता है। जो टेस्ट आप करवा रहे हैं या और भी प्रक्रिया जो करवाएंगे व्यक्ति के ऊपर, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, वो टेस्ट क्या मापन करते हैं, इनके बारे में जानकारी दी हुई होती है। इसके अलावा जो टेस्ट के स्कोर्स आएंगे उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाना है, वो किस काम में आएंगे, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये बातें भी लिखी होती हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स किन लोगों को उपलब्ध होंगे, ये भी लिखा होता है, और ये जरूरी है बताना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात भी आ जाती है, यहाँ पर गोपनीयता की बात आ जाती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति का हमने कोई मूल्यांकन किया, उनका स्कोर आया, अब वो पूरी दुनिया को दिखा दे हम कि देखिए इनका इतना इतना स्कोर आ रहा है, ये एवरेज इंटेलिजेंस के हैं या इनके साथ ये प्रॉब्लम है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये गोपनीयता का हनन होता है। तो हमें पहले से व्यक्ति को बता देना होता है कि आपके स्कोर्स जो आएंगे टेस्ट के, आपका जो रिजल्ट आएगा वो किन लोगों को उपलब्ध होगा, कौन कौन लोग उसको देख सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्यक्ति के अपने हक और अधिकारों की बात भी इसमें करते हैं। हम साफ साफ इसमें बताते हैं कि आपको क्या चीज का हक है, क्या अधिकार है। जैसे हम बताते हैं कि आपको अपने टेस्ट के रिजल्ट्स जानने का अधिकार है, आप अपने टेस्ट के रिजल्ट्स मांग सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको हक है कि आपको वो बताया जाए एक आसान सरल भाषा में, जिससे कि आप समझ सकें। इसमें यह भी बताया जाता है कि आपको अधिकार है कि आप टेस्ट में भाग लेने से कभी भी मना कर सकते हैं बिना कोई कारण दिए। शुरुआत में भी मना कर सकते हैं, पर अगर शुरुआत में आपने सहमति दे दी और आपने टेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे अब नहीं ये करना है, मुझे छोड़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में सहमति दे दी तो आप बीच में टेस्ट छोड़कर नहीं जा सकते। आप कभी भी टेस्ट से हट सकते हैं, उसे छोड़कर जा सकते हैं, और आपको इसके लिए कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कुछ अधिकार व्यक्ति के इस एग्रीमेंट फॉर्म में लिखे होते हैं। इसके अलावा अगर किसी अंडर एज व्यक्ति का टेस्ट कर रहे हैं, यानी नाबालिग व्यक्ति पर अगर टेस्ट कर रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति पर टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनके माता पिता या गार्जियन से लिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि व्यक्ति नाबालिग है, उसको अपने अच्छे बुरे का एहसास नहीं है, उसे समझ नहीं है उसके लिए क्या चीज सही है या गलत है। तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन इस बारे में फैसला लेते हैं और वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट देते हैं। व्यक्ति से कंसेंट नहीं लिया जाता, उससे बस एसेंट ले लिया जाता है। एसेंट यानी बस वो हामी भरता है, अपनी रजामंदी देता है, एग्री करता है कि हाँ मुझे भाग लेना है। उसके अलावा अगर कंसेंट देने की बात है, जो सहमति देने की बात है, सारी इंफॉर्मेशन को समझ के जान के, वो उनके पेरेंट्स करेंगे या गार्जियन करेंगे। ये तो हुई जब
हम किसी पर परीक्षण करवाते हैं उस समय की बात, जब हमें कोई टेस्ट करना है किसी व्यक्ति पर, उनके कोई खास कैरेक्टरिस्टिक का मापन करना है, तब की बात। लेकिन हम कभी कभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अध्ययन या शोध कार्य में भी इस्तेमाल करते हैं, जहां हम व्यक्तियों पर कोई अध्ययन करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं या शोध के किसी प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। ऐसे समय में इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ साथ डीब्रीफिंग भी जरूरी है। डीब्रीफिंग परीक्षण के अंत में किया जाता है। जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर परीक्षण के शुरुआत में लेना होता है, डीब्रीफिंग परीक्षण के अंत में लेना होता है। डीब्रीफिंग में क्या किया जाता है कि जो हमारा परीक्षार्थी है या जो हमारा प्रयोज्य है, उसे हम फिर से एक बार अपने अध्ययन का उद्देश्य बताते हैं। जो रिजल्ट्स आए उनके, वो किस प्रकार इस्तेमाल किए जाएंगे ये बताते हैं, और खासकर इस बात पर जोर डालते हैं कि आपका व्यक्तिगत स्कोर हम उपयोग नहीं करने वाले हैं। हम एक तरह से ग्रुप का स्कोर लेकर काम करेंगे कि आमतौर पर इस तरह के लोग या पुरुष या महिलाएं या इस उम्र वर्ग के लोग किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, इस तरह से हम स्कोर्स का इस्तेमाल करेंगे, न कि आपके व्यक्तिगत स्कोर का कुछ खास डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से फिर से एक बार दोहरा देना होता है कि आपका जो रिजल्ट्स आए हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, गोपनीय रहेंगे, वो सिर्फ शोधकर्ता इस्तेमाल करेंगे और ये किसी और के हाथ नहीं लगेंगे। और उस समय अगर व्यक्ति को कुछ प्रश्न हो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, आपके शोध और अध्ययन के बारे में, और वो प्रश्न पूछे, तो इन प्रश्नों का ठीक तरह से पूरा जवाब दिया जाना चाहिए। आमतौर पर डीब्रीफिंग रिसर्च में तब इस्तेमाल होती है जब रिसर्च में आपने शुरुआत में कुछ बातें छुपाई हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये कहता है कि अध्ययन में भाग लेने से पहले आप जरूर व्यक्ति को सारी जानकारी दें अपने अध्ययन के बारे में, जिसके आधार पर वो तय करे कि उसे भाग लेना है या नहीं। लेकिन कभी कभी किसी शोध कार्य में ऐसा होता है कि अगर आप सारी जानकारी व्यक्ति को दे देंगे तो उनका स्वभाव या व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, और फिर वो सही तरह से व्यवहार नहीं करेंगे या सही तरह का जवाब नहीं देंगे टेस्ट में, और आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए कुछ ऐसे परीक्षणों में पूरी बात नहीं बताई जाती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के समय, कुछ बातें छुपा ली जाती हैं और कंसेंट ले लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्ति को धोखे में रहने देंगे। परीक्षण करवाने के बाद हम डीब्रीफिंग करेंगे, जिसमें हम सारी सच्चाई उसे बताएंगे कि हमने आपसे ये चीजें छुपाई थी, ये बातें नहीं बताई थी, क्योंकि अगर आपको पता चल जाता कि हम इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो आपके जवाब पे असर पड़ता, आपका जवाब बदल जाता, आप अलग तरह से व्यवहार करते या जवाब देते, तो सही रिजल्ट मिल पाए, इसलिए हमने इस तरह से किया है। लेकिन अगर आप इससे सहमत नहीं है, अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपका स्कोर्स हटा लिया जाए, हम उसे अपने अध्ययन में इस्तेमाल नहीं करें, तो आप बता दीजिए। और अगर व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं, मेरा स्कोर हटा लिया जाए, मैं ये नहीं अलाउ कर सकता हूं, तो उसका स्कोर या उसका रिजल्ट नष्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, पर ये रिसर्च के समय ही होता है, जब आप आमतौर पे कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का कोई टेस्ट कर रहे हैं किसी निश्चित उद्देश्य से, जैसे उसके इंटेलिजेंस का लेवल पता लगाना है या कोई और क्लिनिकल टेस्टिंग करनी है, तो उस समय डीब्रीफिंग की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ प्रकार के शोध होते हैं जिसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट को दरकिनार किया जा सकता है, उसके बिना भी अध्ययन किया जा सकता है। ये कौन सी परिस्थितियां होती हैं? पहली, मान लीजिए आप साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट्स हैं, मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, और किसी कोर्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे एक कोर्स में एनरोल्ड है, मास्टर्स का कोर्स मान लीजिए उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अब मास्टर्स के कोर्स में कई प्रैक्टिकल्स करने रहते हैं, कई चीजें सीखनी होती हैं। उस दौरान अगर आप उन्हें कोई टेस्ट करना सिखा रहे हैं और इसलिए उन पर परीक्षण करते हैं या करवाते हैं एक बच्चे का दूसरे पर, तो यहां पर कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिखाने के पर्पज से किया जा रहा है। इसी तरह से एक और परिस्थिति हो सकती है जहां कंसेंट की जरूरत नहीं है, जैसे जब ये करना, टेस्टिंग करना बहुत जरूरी हो जाए, यानी जब कानून की तरफ से आपको कोई इंस्ट्रक्शन आए, जब कोर्ट की तरफ से आपको कोई इंस्ट्रक्शन आए कि इस व्यक्ति का, या ये कोई मुजरिम है, अपराधी है, या कोई व्यक्ति है जिसका आपको टेस्ट करके बताना है, इसके मानसिक हालात ठीक है कि नहीं, या इसके इंटेलिजेंस का, इसके पर्सनालिटी का टेस्ट करिए,
इस तरह से इंस्ट्रक्शंस जब कोर्ट की तरफ से आते हैं, जब लॉ की तरफ से आते हैं, तब आपको कंसेंट नहीं लेना होता है व्यक्ति का। तब आपको निश्चित तौर पे उन्होंने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उसे मानना पड़ता है, क्योंकि लॉ एथिक्स के ऊपर आता है। यहां पर हम व्यक्ति की मर्जी अब नहीं पूछेंगे कि हाँ वो चाहता है भाग लेना या नहीं। जब कानून ने आपको ऑर्डर किया, जब कोर्ट की तरफ से आपको ऑर्डर आया कि हाँ आप एक मनोवैज्ञानिक हैं या एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं, आप इस व्यक्ति पर टेस्ट करके हमें नतीजे बताइए, तो आपको वो करना होगा। टेस्टिंग में अगला नैतिक मुद्दा आता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। और ये रिजल्ट्स की नॉलेज हम जो परीक्षार्थी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उससे अपने रिजल्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी रिजल्ट आया किसी व्यक्ति का परीक्षण करने के बाद, उसे अपने रिजल्ट्स का नॉलेज होना या उसे रिजल्ट्स बताया जाना उसका अधिकार है। और ये रिजल्ट्स उसे पूरी तरह से बताया जाना चाहिए, बिना कोई चीज छुपाए या हटाए। और ये ऐसी भाषा में होना चाहिए जिससे व्यक्ति आसानी से समझ सके कि उसके रिजल्ट्स का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। जब भी हम रिजल्ट्स बता रहे हैं किसी आम व्यक्ति को, तो हमें कोई भी थ्योरेटिकल टर्म्स यूज नहीं करने चाहिए, जैसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ईगो स्ट्रेंथ। ये टर्म्स ऐसे हैं जो साइकोलॉजी पढ़ने या जानने वाला व्यक्ति समझ पाएगा, लेकिन एक आम इंसान इनका अर्थ नहीं समझ सकता। तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल टर्म्स भी, जैसे आपका न्यूरोटिसिज्म 6/10 आया है, इस तरह से नहीं बताना चाहिए। आपका मीडियन इतना आ रहा है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आया है, ये सब शब्द एक आम इंसान के समझ से परे है। तो उसे ऐसी भाषा में बताना चाहिए जिससे उसे अपने रिजल्ट्स आराम से समझ में आ सके। अगला मुद्दा जिसकी हम बात करेंगे वो है कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता। टेस्ट के रिजल्ट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। न सिर्फ टेस्ट के रिजल्ट्स, बल्कि टेस्ट लेने के समय आपने व्यक्ति से उनकी जो पर्सनल जानकारियां, जो व्यक्तिगत जानकारियां ली हैं, जैसे उनका नाम, उम्र, उनका पता, कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें गोपनीय होती हैं। ये आप किसी के भी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और ये बातें कंसेंट फॉर्म में लिखी होती हैं टेस्ट शुरू करवाने के पहले, जिससे व्यक्ति को पता चल जाए कि उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो किन किन लोगों को उपलब्ध होंगे। अगर आपको व्यक्ति के टेस्ट के रिजल्ट्स किसी दूसरे ट्रेन्ड पर्सन को देने की जरूरत भी हो, ताकि मान लीजिए व्यक्ति का अगर ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें हो सकता है आपको किसी और डॉक्टर के साथ या किसी अन्य साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ रिजल्ट्स शेयर करने पड़े क्लाइंट के। पर ऐसे केस में आपको हमेशा क्लाइंट से परमिशन लेकर ही ये काम करना है। क्लाइंट अगर सहमति नहीं देते हैं कि उनका रिजल्ट किसी फला व्यक्ति के साथ शेयर किया जाए, तो ये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना गोपनीयता के नियम का हनन होगा। इसी तरह टेस्ट सिक्योरिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट की सुरक्षा, टेस्ट के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी चीजें टेस्ट में प्रयोग हो रही हैं, उन्हें सिक्योर, सेफ रखना जरूरी है, सुरक्षित रखना जरूरी है। ये चीजें तब तक पब्लिकली नहीं शेयर की जा सकती जब तक या तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा हो, जैसे कोई प्रशिक्षण किया जा रहा हो मनोवैज्ञानिकों का, वहां पर टेस्ट करवाने की जरूरत हो या टेस्ट दिखाना पड़े, तो सिर्फ उन परिस्थितियों में किया जा सकता है। या अगर कानून या कोर्ट की तरफ से आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन आए तो किया जा सकता है। वरना टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स, चाहे वो प्रश्नावली हो चाहे अन्य सामग्री हो, इसे बहुत ही सुरक्षित रखना होता है ताकि ये हर किसी के हाथ में नहीं आए। टेस्ट के आइटम्स निजी प्रॉपर्टी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, इसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि फिर टेस्ट के रिजल्ट्स सही नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में इतने सारे परीक्षण हैं, चाहे इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के, चाहे क्रिएटिविटी के, चाहे पर्सनैलिटी के। अगर ये सारे ही टेस्ट खुलेआम सबको उपलब्ध होने लगे बाजारों में या ऑनलाइन, तो फिर सब व्यक्ति ये चीजें जान जाएंगे कि उसमें क्या प्रश्न है और किस तरह उत्तर देना है। और फिर अगर आप इनका परीक्षण करेंगे तो वो सही प्रकार के रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि व्यक्ति को पहले से ही प्रश्न पता थे और उसने सोच लिया था कि इसका क्या जवाब देना है।
इसलिए भी टेस्ट की सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि ये खुलेआम हर किसी व्यक्ति को उपलब्ध न होने पाए। एक अलग नैतिक मुद्दा तब खड़ा होता है जब एक मनोवैज्ञानिक के पास क्लाइंट आता है और आपको ये देखना पड़ता है कि क्लाइंट कौन है। जैसे मान लीजिए कि आप मनोवैज्ञानिक हैं और क्लाइंट वो होगा जो आपसे आपकी सर्विस लेने आया है। अब ये क्लाइंट कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे खुद पर ही परीक्षण करवाना हो किसी कारणवश, या कोई संस्था हो सकती है जिसने अपने किसी कर्मचारी को, किसी एम्प्लॉय को आपके पास भेजा है कि भाई इस व्यक्ति का आप टेस्ट करके हमें रिपोर्ट कीजिए। अब यहां पर आपको समझना होगा कि आपका क्लाइंट कौन है, वो व्यक्ति या वो संस्था, किसने आपसे सर्विस मांगी है। और क्या होगा उस परिस्थिति में जिसमें अगर कोई संस्था आपसे बोलती है कि हमारे इस कर्मचारी का आप टेस्ट करके हमें बताएं, और कर्मचारी के हित और संस्था के हित विरोधी दिशा में हो, उस समय आपकी निष्ठा किसकी ओर होनी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दा फंसता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, टेस्ट के रिजल्ट्स को कैसे बताया जाए। और ये भी यहाँ पर प्रश्न आता है कि टेस्ट को सुरक्षित रखते हुए, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए, अगर कोई ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो कि सही नहीं है या लोगों के फेवर में नहीं है, तो उसको कैसे हम रिवील करें। क्योंकि अक्सर ये हो सकता है कि आपने अगर कोई ऐसा रिजल्ट बताया जो व्यक्ति उम्मीद नहीं कर रहा था, तो वो कह सकता है कि अरे ये टेस्ट ही बेकार है, टेस्ट ही फालतू है, दिखाओ मुझे टेस्ट क्या था उसमें। आपको यहाँ पर टेस्ट को सुरक्षित रखना है, उसकी सुरक्षा भी मेंटेन करनी है, लेकिन आपको एक ऐसा परिणाम भी बताना है जो व्यक्ति के हित में नहीं है या उसकी मर्जी के अनुसार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे मनोवैज्ञानिकों के सामने समय समय पर आते हैं परीक्षण के दौरान, और उनसे कैसे निपटना है इसके बारे में जो नैतिक मूल्य हैं उन्हीं से मदद मिल सकती है। अगला है इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। जब भी आप किसी व्यक्ति पर टेस्ट करते हैं तो वो व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि उसकी निजता का हनन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ अपने बारे में पर्सनल जानकारियां आपको देनी होती हैं, और आप उसके लिए एक अजनबी है, अनजान इंसान है, एक नए व्यक्ति हैं, उसके कोई रिलेटिव या सगे संबंधी नहीं है, पर उसे अपनी जानकारियां, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसकी निजता का हनन हो रहा है, तो ये एक साधारण बात है, सामान्य बात है, और ऐसा होगा ही। ऐसा उन्हें कब महसूस हो या उन्हें भरोसा हो कि उनकी जानकारी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो हमने बात की थी पहले, वो बहुत जरूरी है, जिसमें हम व्यक्ति को बता देते हैं कि हम ये अध्ययन जो कर रहे हैं या टेस्टिंग करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके नतीजों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना है, और कौन व्यक्ति होंगे जिनको ये रिजल्ट्स उपलब्ध होंगे। जो भी जानकारी एक व्यक्ति आपको देता है टेस्टिंग के दौरान, वो जानकारी सुरक्षित रहे या उसका सही इस्तेमाल हो, दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए आप एक व्यक्ति के तौर पर जिम्मेदार होते हैं। आप यानी अगर आप मनोवैज्ञानिक हैं या कोई और प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो एक टेस्ट करवा सकता है। अगर जो टेस्ट है उसकी स्कोरिंग कंप्यूटर द्वारा भी की गई हो, उसका निष्कर्ष या आकलन कंप्यूटर द्वारा भी किया गया हो, तो भी एक व्यक्ति के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है, न कि कल को आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा स्कोरिंग की गई थी, मेरा इसमें हाथ नहीं है। जवाबदेही आपकी ही बनेगी, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर या एक प्रशिक्षित व्यक्ति के तौर पर। जो भी जानकारियां आप एकत्र करते हैं टेस्टिंग के दौरान, वो किस उद्देश्य के लिए की गई है, उसका क्या इस्तेमाल होना है, ये क्लियर किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति को ये न लगे कि उसकी निजता का हनन हो रहा है, उससे जानकारियां लेकर कई जगहों पर बांट दी जा रही हैं। टेस्टिंग में जो अगला नैतिक मुद्दा आता है वो है लेबलिंग, एक नामकरण। जब भी आप किसी व्यक्ति का टेस्टिंग करके डायग्नोसिस करते हैं कि भाई इसे डिप्रेशन है, इसे स्किज़ोफ्रेनिया है, इसे अल्जाइमर्स है, कुछ भी आप जब पता करते हैं टेस्ट के दौरान, तो एक तरह का लेबल लग जाता है व्यक्ति पर, और ये खतरनाक हो सकता है उसके आम जीवन में, क्योंकि साधारण जनता को नहीं पता कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता।
वो एक लेबल लगा देते हैं कि ये मानसिक बीमारी से पीड़ित है। तो इस तरह के लेबल्स जो है कि ये सिजोफ्रेनिक है, ये डिप्रेसिव है, ये शब्द कभी कभी बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में। लेकिन अगर बात की जाए कि ये टर्म्स बने क्यों हैं, फिर ये बने इसलिए हैं ताकि जब बीमारी का डायग्नोसिस हो, जब उसकी पहचान हो और इस तरह का लेबल दिया जाए और वो व्यक्ति चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाए, वो उस पहले के डायग्नोसिस से समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के लक्षण क्या आ रहे होंगे या क्या दिक्कतें होंगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं और मान लीजिए आपका टेस्टिंग करके या किसी व्यक्ति का टेस्टिंग करके उन्होंने लिखा कि इसको स्टमक कैंसर है, अब वो व्यक्ति किसी भी और डॉक्टर के पास जाएगा और अगर वो देखेंगे कि अच्छा इसको स्टमक कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति को क्या लक्षण आते रहे होंगे या क्या दिक्कतें होंगी। उन्हें फिर से हर चीज का टेस्ट करके जानने की जरूरत नहीं है या क्लाइंट से पूरी चीजें, पूरी बातें पूछने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लेबल्स बनाए जाते हैं जिसका एक अर्थ हो, ताकि सब लोग उसका अर्थ एक तरह से, एक समान तरह से समझ सकें और उसका इलाज उसी तरह से कर सकें। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कम से कम खासकर मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब इस तरह के लेबल्स मिलते हैं तो इंसान को पागल करार दे दिया जाता है कि ये मानसिक रोगी है, ये पागल है, ये सिजोफ्रेनिक है, ये डिप्रेसिव है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के लेबल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी क्लियर कट डिस्क्रिप्शन लिखें। जो भी पहचान आपने की है, व्यक्ति को क्या समस्या है, क्या मानसिक परेशानी है, उसका क्लियर कट डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि किसी अन्य डॉक्टर को या व्यक्ति को समझने में दिक्कत नहीं हो कि इनका क्या डायग्नोसिस हुआ है। पहले के समय में ये चीजें ज्यादा प्रचलित थी कि जब आपने किसी का डायग्नोसिस किया, मान लीजिए आपको पता चला कि उसे सिजोफ्रेनिया है, तो हम उसे कहते थे सिजोफ्रेनिक, या किसी को डिप्रेशन है तो हम कहते थे डिप्रेसिव, अवसादग्रस्त। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जाता, अब कहा जाता है पर्सन विद सिजोफ्रेनिया, पर्सन विद डिप्रेशन। मतलब अवसादग्रस्त व्यक्ति नहीं हम कहेंगे, व्यक्ति जिसे अवसाद है ये कहेंगे। दोनों में काफी अंतर हो जाता है। अवसादग्रस्त व्यक्ति कहने से एक ज्यादा बड़ा और कड़ा तरह का लेबल लग जाता है व्यक्ति पर, लेकिन व्यक्ति जिसे अवसाद है, व्यक्ति जिसे चिंता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग लेबल नहीं होता। तो इस तरह के टर्म्स अब यूज किए जाते हैं, ना कि इसको सिजोफ्रेनिक बोले या डिप्रेसिव बोले या एंग्शियस बोले। उसे हम बोलेंगे पर्सन विथ एंजाइटी, पर्सन विथ सिजोफ्रेनिया, पर्सन विथ डिप्रेशन। इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र में एक नया नैतिक मुद्दा जो खड़ा होता जा रहा है वो है डीह्यूमनाइजेशन का या अमानवीयकरण का। क्योंकि हर क्षेत्र में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है और ऐसा ही मनोविज्ञान के भी क्षेत्र में हो रहा है, परीक्षण अब काफी हद तक कंप्यूटर आधारित हो गए हैं। ऐसे में किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है और कंप्यूटर ही टेस्ट का एनालिसिस करके स्कोर्स जनरेट करता है और उसका क्या अर्थ है ये भी बता देता है। पर ये किस हद तक सही है ये समझना होगा, ये कितना नैतिक है ये समझना होगा। क्या इससे इंसान की अपनी अहमियत खत्म होते जा रही है? क्या हर इंसान जितना अलग है, जितना यूनिक है, जितना डिफरेंट है किसी दूसरे व्यक्ति से, ये चीजें खत्म होते जा रही है टेस्ट के रिजल्ट्स देखने में? क्योंकि वो व्यक्ति जो भी हो, जिस भी किसी व्यक्ति का एक कोई खास परीक्षण करवाया जाए, अगर कंप्यूटर की मदद से उसकी एनालिसिस की जाएगी तो वो सिर्फ स्कोर्स के आधार पर उसका हल बता देता है या स्कोर्स के आधार पर इसका क्या मतलब है ये बता देता है। वो ये नहीं देखता कि व्यक्ति की खास परिस्थितियां क्या है, उसका जीवन कैसा है, उसके अपने कंटेक्स्ट में उस स्कोर का क्या मतलब होगा। तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि इंसान बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल तरह के जीव हैं। बहुत ज्यादा अंतर है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, सोच विचार में, रहन सहन में, अपने जीवन की परिस्थितियों में, और ये सारी चीजें काफी हद तक आपके रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगी। और रिजल्ट्स में जो स्कोर आएंगे, भले स्कोर समान हो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसका अपना मतलब होगा। पर कंप्यूटर के युग में ये चीजें खत्म होते जा रही हैं। इंसानों के बीच के अंतर को कंप्यूटर नहीं देखता और समझता है, सिर्फ स्कोर्स के आधार पर वो एक परिणाम बता देता है। तो ये किस हद तक सही है और इसका किस हद तक और कितना इस्तेमाल होना चाहिए, ये भी एक नैतिक मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और किया जा भी रहा है। तो इस वीडियो में हमने
9 मुख्य ऐसे मुद्दे देखे जो कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के दौरान उठते हैं और जिनका ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।